हमने बुद्धिवाद और अनुभववादी दार्शनिकों की बात की। अब हम समीक्षावादी दार्शनिक कांट की बात करते हैं। हम देखते हैं कि कांट जो है वो आधुनिक दर्शन के उच्चतम विचारक थे। इनका जन्म कोनिग्सबर्ग में हुआ था। 1724 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कांट के पूर्वज जो थे 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड से भागकर आ गए थे और इनका जन्म एक बहुत दरिद्र परिवार में हुआ था। ये 11 भाई बहन थे। इनके पिता शांतिक सैनिक थे। अतः बचपन से ही कांट को बाइबल की कड़ी शिक्षा दी गई। 8 वर्ष तक स्कूल में अध्ययन करने के बाद इन्होंने कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। इन्होंने गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि की शिक्षा पाई। ये अत्यंत निर्धन छात्र थे। ट्यूशन पढ़ाकर अपना काम चलाते थे। सन 1755 में कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में ये अध्यापक बने। सन 1770 में ये दर्शन के अध्यापक बने। कुछ दिनों बाद ये उसी विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए और सन 1778 में हैले के विश्वविद्यालय में कांट को आमंत्रित किया, परंतु कांट ने यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे और जीवन भर सरस्वती की सेवा में संलग्न रहे। 80 वर्ष की अवस्था में कोनिग्सबर्ग में इनका देहांत हो गया। ये जीवन भर कोनिग्सबर्ग में रहे। अपने जीवन को 80 वर्ष की आयु में ही ये कोनिग्सबर्ग से 40 मील की दूरी पर की यात्रा इन्होंने नहीं की थी। इनका जीवन यंत्रवत था और इनका प्रत्येक कार्य यथा समय हुआ करता था। कांट को घूमते निकलते देख लोग अपनी घड़ियां ठीक किया करते थे। इनके घूमने का समय 3:30 बजे था। इसी प्रकार इनका सोना, उठना, बैठना, खाना, कॉफ़ी पीना आदि सब सुनिश्चित था। कांट का संपूर्ण जीवन सरल और शुद्ध था। ये आजीवन अध्ययन, अध्यापन और दार्शनिक चिंतन में लगे रहे। कांट की रचना। जब हम कांट की रचनाओं की बात करते हैं तो शुद्ध ज्ञान की परीक्षा, आचार मूलक ज्ञान की परीक्षा, कला और सौंदर्य मूलक ज्ञान की परीक्षा, ये 3 कांट के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं। कांट के दर्शन को भली भांति समझने के लिए हमें अन्य दार्शनिकों का कांट पर प्रभाव को भी समझना होगा। कांट का दर्शन आलोचनात्मक माना गया है क्योंकि कांट अपने दर्शन में पूर्ववर्ती दार्शनिकों की आलोचना करते थे। कांट की आलोचना भी एक विशेष प्रकार की थी। न तो वे अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों की सभी बातों को स्वीकार करते थे और न पूरी तरह निषेध करते थे, वरन पूर्ववर्ती दार्शनिकों के सिद्धांतों में समन्वय का प्रयास करते थे। इसलिए कांट को समन्वयवादी दार्शनिक कहा जाता है। कांट के विचारों पर अन्य दार्शनिकों और सिद्धांतों का भी प्रभाव पड़ा। पाइटिस्ट संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, रूसो के मानवतावाद का प्रभाव पड़ा, विज्ञान का भी इनके दर्शन पर बहुत अधिक प्रभाव था। ह्यूम के संदेहवाद और वुल्फ आदि लाइब्निज के दर्शन का भी इनके कांट के दर्शन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कांट के जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनकी जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि कांट के ज्ञान विचार के पर हम सबसे पहले दृष्टिपात करते हैं और हम देखते हैं कि कांट के ज्ञान सिद्धांत को समीक्षावाद कहा जाता है क्योंकि कांट बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की समीक्षा करते हैं। कांट के पूर्व बुद्धिवाद और अनुभववाद दो विरोधी सिद्धांत थे। कांट ने अपने 12 वर्षों की सतत साधना के पश्चात इन दोनों का समन्वय किया। इस प्रकार कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद के लंबे संघर्ष को समाप्त कर दिया। कांट सर्वप्रथम बुद्धिवादी बने, परंतु उनके अनुसार बुद्धिवाद का अंत है अंधविश्वास है। पुनः वे अनुभववादी बने, परंतु उनके अनुसार अनुभववाद का अंत संदेहवाद में है। अतः दोनों दोषपूर्ण हैं, परंतु इनमें गुण भी है। कांट ने दोनों के दोषों का परिहार कर दोनों के गुणों का समन्वय किया। इसे ही समीक्षावाद कहा जाता है। इस प्रकार कांट के ज्ञान सिद्धांत के दो पक्ष हैं, खंडन और मंडन। खंडन पक्ष में कांट बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों के दोषों का खंडन करते हैं और मंडन पक्ष में दोनों की मान्यताओं का समन्वय कर समीक्षावाद का प्रतिपादन करता है। अतः कांट के समीक्षावाद की व्याख्या के लिए बुद्धिवाद और अनुभववाद के गुण दोषों की अलग अलग समालोचना आवश्यक है। कांट के अनुसार जिन बातों को बुद्धिवादी अनुभववादी स्वीकार करते हैं वे सत्य हैं और जिन बातों का वे निषेध करते हैं वे असत्य हैं। अब सबसे पहले हम बुद्धिवाद की ओर रुख करते हैं तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन का आधुनिक युग बुद्धिवाद से ही प्रारंभ होता है। बुद्धिवादियों के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान की जननी है। ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य होता है। ऐसे सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति हमें इंद्रियानुभव से नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए 2 और 2 का योग 4 होता है। वह ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य है।
संसार के सभी देश और काल के लोग 2 और 2 का योग 4 ही स्वीकार करेंगे। इसका विरोधी वाक्य सत्य नहीं हो सकता। सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान आत्मा में जन्म से ही अंतर्निहित रहती है। इस प्रकार का सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान गणित शास्त्र में पाया जाता है। यह ज्ञान जन्मजात और अनुभव निरपेक्ष होता है। बुद्धि नया ज्ञान नहीं उत्पन्न करती, वरन आत्मा में जन्म से विद्यमान तत्वों को बाहर निकालती है। इसलिए बुद्धिवादी दार्शनिक गुणात्मक प्रणाली को स्वीकार करते हैं। बुद्धि आत्मा में अंतर्निहित ज्ञान को केवल अभिव्यक्त करती है। इस अभिव्यक्ति को सिद्ध करने के लिए मकड़ी के जाल का उदाहरण दिया जाता है। मकड़ी का जाल संपूर्ण मकड़ी में ही अंतर्निहित रहता है। मकड़ी केवल उसे बाहर कर देती है। जाल को बाहर करने में मकड़ी को क्रिया करनी पड़ती है। इस प्रकार बुद्धि सक्रिय है, जो अपनी रचनात्मक प्रक्रिया से केवल अंतर्निहित ज्ञान को बाहर करती है। बुद्धिवादी दार्शनिकों के अनुसार हमारे मानसिक जीवन के 4 स्तर हैं: संवेदना, संकल्प, राग और बुद्धि। इस प्रकार बुद्धि मानसिक जीवन का अंतिम स्तर है, जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रथम 3 स्तरों से भी ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु भ्रांतिपूर्ण। भ्रांति रहित ज्ञान केवल बुद्धि से ही प्राप्त होता है। इसे सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान माना गया है। इसे जन्मजात ज्ञान और अनुभव निरपेक्ष भी कहते हैं। यह ज्ञान स्वयं सिद्ध है, जिसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए वे वस्तुएं जो किसी क वस्तु के बराबर हों तो वे भी बराबर होंगी। जैसे क और ख में से प्रत्येक ग के बराबर है, तो क और ख भी एक दूसरे के बराबर होंगे। यह ज्ञान सार्वभौम और स्वयं सिद्ध है। इसे अनुभव निरपेक्ष भी मानते हैं, क्योंकि हम इसे अनुभव नहीं करते। ऐसे ज्ञान का उद्गम एकमात्र बुद्धि से ही संभव है। बुद्धि में कुछ जन्मजात करते हैं जो पूर्णतः स्पष्ट और निसंदेह होते हैं। ऐसे स्पष्ट और निसंदेह ज्ञान का उदाहरण गणित शास्त्र है। संक्षेप में बुद्धिवाद की मान्यताएं इस प्रकार हैं। ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि सक्रिय रहती है। बुद्धि अपनी क्रिया से जन्मजात प्रत्ययों को बाहर अभिव्यक्त करती है। मानव की बुद्धि में कुछ जन्मजात प्रत्यय हैं जो पूर्णतः स्पष्ट और निसंदेह है, जैसे गणित शास्त्र के सिद्धांत। ये स्वयं सिद्ध, अनिवार्य और सार्वभौम सत्य हैं। सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान हमें अनुभव से नहीं प्राप्त हो सकते। हम जो कांट है, इनके सिद्धांतों को और भी विस्तार से समझेंगे और ये जानेंगे कि कांट के जो सिद्धांत हैं, उन पर अनुभववाद का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से दिखाई देता है।